नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम काइनेटिक्स की कुछ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, जैसे फ्रैक्शनल ऑर्डर, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन होगी, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन होगी। जैसे और अपन बोल दें पैरेलल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, सिक्वेंशियल रिएक्शन चर्चा करेंगे सारी रिएक्शंस की। और अपोज रिएक्शन, इन 5 रिएक्शंस को इसमें देखेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं क्वेश्चंस, वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चंस होंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे फ्रैक्शनल ऑर्डर की। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर रिएक्शन, वो कुछ ही रिएक्शन है, ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है। जैसे मान लो कि आपकी रिएक्शन जो होगी, ठीक है नहीं, रिएक्शन जो होगी H2 और D2 के बीच में रिएक्शन होगी, ये फ्रैक्शनल ऑर्डर होती है। और इसका जो रेट लो है वो ये निकल के आता है dx/dt। इनका याद रखना आप, ये जो मैं रिएक्शंस बता रहा हूँ, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ D2 1/2, तो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन जो होती है वो होती है कन्वर्जन ऑफ पैराहाइड्रोजन टू ऑर्थोहाइड्रोजन। पैराहाइड्रोजन से ऑर्थोहाइड्रोजन जो होगा, हाई टेम्परेचर पे अगर कन्वर्जन हो, कहीं पे हो, हाई टेम्परेचर पे अगर कन्वर्जन हो, तो वो फ्रैक्शनल ऑर्डर होता है। इसका रेट कैसे दिया जाता है? dx/dt = k पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ये 3/2 आएगा। क्लियर है? और एक आपने रिएक्शन पढ़ी होगी पायरोलाइसिस ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ये वाली, जिसमें मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलती है। ये अपन उसमें पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्टडी में पढ़ेंगे। ठीक है नहीं है? तो यहाँ पे जब रेट आएगी डी एसिटाल्डिहाइड की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt, ठीक है, तो यहाँ पे के जो एसिटाल्डिहाइड की कंसंट्रेशन है वो 3/2 के इक्वल होगी। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर है। और इनका जो रेट लो है अपन कैसे लिखेंगे, देखो आराम से। फ्रैक्शनल ऑर्डर का रेट लो अपन कैसे लिखते हैं? जनरली जो रेट लो बिल्कुल जनरल ट्रेंड था वो ये था अपना 1/n-1। ठीक है, यहाँ पे था अपने पास a-x या 80 n-1, यही था, माइनस a0 की पावर n-1, यही था। अब हम क्या करेंगे, n को अपन मान लेंगे p+12। क्या मान लेंगे? p+12। p जो है ध्यान रखना, p इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 ऐसे इंटीजर है, फ्रैक्शनल में नहीं है। तो अपने पास जो ये बनेगी इक्वेशन, वो क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी k p+1/2। ठीक है, t = n की जगह अपन को क्या रखना है? p+12 रखना है। तो ये आ जाएगा p+12 -1। क्लियर है? आराम से देखो, सब जगह यही करना है अपन को। 80 p+12 -1 माइनस a0 p+12 -1। क्लियर है? और यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं ऐसे p-1/2। क्लियर है? और यहाँ पे हो सकता है 80 p-1/2, और सेम यहाँ पे ऐसे ही लिखा जाएगा p-1/2। अब p को निकाल लेना, यहाँ पे p आपको पता लग जाएगा कि क्या है, कौन सा ऑर्डर है। जैसे अपन ने इस रिएक्शन में लिखा था, तो ये 1/2 तो आएगी आपका अलग, और p की वैल्यू जो है वो 1 है। यहाँ पे भी आपका 1/2 आएगी, p की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी p की वैल्यू 1 है। तो अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप जो p की वैल्यू है वो 0 है, तो आपकी वो हो गई हाफ ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी होगी? हाफ ऑर्डर रिएक्शन। जब हाफ ऑर्डर रिएक्शन होगी, p की वैल्यू 0 है, तो आपका जो kT है वो क्या आएगा? 1/, यहाँ पे आएगा केवल और केवल, आप देखो, -1/2। क्या आएगा? -1/2। ठीक है, p की वैल्यू आपकी 0 है, और यहाँ पे आएगा a की पावर -1/2 ही आएगा, a0 80 की वैल्यू। और यहाँ पे भी 80 की वैल्यू कितनी आएगी?
A0 की वैल्यू आएगी -1/2 ही आएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब KT इक्वल टू क्या आ गया, देखो इधर आप समझना, ये तो -2 हो गया और ये ऊपर चला जाएगा, AT 1/2 माइनस A0 1/2। तो इस प्रकार से आप यहाँ से K का डिटर्मिनेशन कर सकते हो, ठीक है ना, आराम से कर सकते हो। इसको आप A-x की फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, -2A-x की पावर 1/2, रूट ले लो। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट ही तो होता है। ये देखो इस प्रकार से लिख सकते हो। और जब T½ लिखनी होगी तो अपन कैसे लिखेंगे, T½ भी आपको पता है इजी गोइंग में आ जाएगा आपका। T½ होता है 2 की पावर, हाँ जी, n-1, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई n-1 KA-n-1, ये अपन ने निकाला था प्रीवियस वीडियो में। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे अपन यहाँ पे रख रखा के, क्योंकि n की वैल्यू 1/2 है, एक्चुअल में n की वैल्यू 1/2 है, तो अगर वो रखेंगे तो ये T½ जो है हाफ ऑर्डर के लिए आएगा 0.585 रूट A/K, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फ्रैक्शनल ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रैक्शनल ऑर्डर के एग्जांपल्स ही आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपनी है वो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन है, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। तो नेगेटिव ऑर्डर, वैसे तो ज़्यादातर रिएक्शन जो होती हैं वो या तो फ्रैक्शनल होती हैं या पॉजिटिव ऑर्डर की होती हैं। नेगेटिव ऑर्डर की रिएक्शन जो है अपन नहीं बना सकते, या ये मान लीजिए कि नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन बहुत कम पाई जाती है नेचर में, ठीक है नहीं, या स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल नहीं है कि किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो और वो रिएक्शन स्लो हो जाए। एक ही रिएक्शन है ऐसी, ओजोन डिप्लीशन, ये देखो ओजोन डिप्लीशन है, ठीक है नहीं है। अब ओजोन डिप्लीशन होगा क्या, इसकी मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। O3 O2 में कन्वर्ट होएगा, ऑक्सीजन मोलिकुलर ऑक्सीजन बनेगी आपकी, एटॉमिक ऑक्सीजन सॉरी, ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो ओजोन के ऊपर अटैक करेगी, ठीक है, और ओजोन के ऊपर अटैक करके ये O2 बना लेगी। क्या बना लेगी, तो ये रिवर्सिबल है, आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो K2 K3 से, और जब इसका आप निकालोगे तो ये आएगा -1/2 DO3 अपॉन DT इक्वल टू K ऑब्जर्व, जो भी है वो लिख लेना, O3 की पावर और O2 की, ऐसे नीचे आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, K ऑब्जर्व O3 2 और O2 -1। तो अपन बोलेंगे ये नेगेटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रेट लॉ से आप आराम से देख सकते हो, रेट लॉ से आप आराम से इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, लेकिन इतनी अपन को ज़रूरत नहीं है, ठीक है नहीं है, बिल्कुल ईजी तरीके से अपन चलेंगे। नेक्स्ट जो है हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। इसको अपन साइड रिएक्शन बोलें, क्या बोल सकते हैं क्या साइड रिएक्शन, देखना, देखिए एक बार कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि ये साइड रिएक्शन हो सकती है क्या। नहीं बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं, इनको साइड रिएक्शन भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। इनको कॉनकरेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, कॉनकरेंट रिएक्शन, कॉनकरेंट, ठीक है नहीं है। अब ये रिएक्शन होती क्या है, आपने देखा होगा, ढंग से समझना है इसको, कि जैसे मान लीजिए इपोक्सीडेशन हो रहा है, कल जो MCPB वाला पोर्शन बताया था मैंने, ठीक है नहीं है, इपोक्सीडेशन हो रहा है या कार्बिन का इंसर्शन हो रहा है, कुछ भी मान लीजिए, तो कार्बिन का इंसर्शन ही अपन ले लेते हैं कि कार्बिन का इंसर्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, दो प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एक तो कहलाएगा सिन और एक कहलाएगा एंटी। सिन और एंटी से क्या मतलब है, ये सिन एंटी की बजाय आप सिस और ट्रांस बोलिए, सिस और ट्रांस। यहाँ पे जो लगे हुए ग्रुप है, यहाँ पे जो लगे हुए ग्रुप है, यहाँ पे लगे हुए ग्रुप वो डिसाइड करेंगे सिस और ट्रांस। तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बन गए। इसका मतलब ये हो गया कि एक रिएक्शन, जैसे आपने फिनोल का राइमेटिमान रिएक्शन देखी होगी, फिनोल के राइमेटिमान रिएक्शन में दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, और एक बनता है आपका पैरा प्रोडक्ट, ये पैरा प्रोडक्ट बनता है, आप समझना बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। दो प्रोडक्ट होंगे, इसका मतलब एक तो होगा मेजर, एक होगा माइनर। तो पैरेलल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे ए है, ए से आपका बन रहा है एक तो बी और एक बन रहा है आपका सी, ठीक है, और इनकी जो रेट है वो अलग अलग होगी,
क्या होगी बेटा, रेट दोनों की क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। क्लियर है, इनको अपन बोलते हैं पैरेलल। अब इनका जो ग्राफ है वो समझना आप। पहला जो ग्राफ है वो अपन समझेंगे व्हेन K1 इज ग्रेटर देन K2। जब K1 K2 ग्रेटर है तो कंसंट्रेशन ऑफ B किससे ज़्यादा होगी, आपकी C से ज़्यादा होगी। और यहाँ पे जब K2 की वैल्यू ज़्यादा है, रेट कांस्टेंट C वाली का ज़्यादा है किससे, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो C की ज़्यादा बनेगी। क्या बनेगी बेटा, C की ज़्यादा कंसंट्रेशन बनेगी, यानी कि C मेजर होगा। कुल मिला के बाद है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो मेजर। अब देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेगुलरली डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल रेगुलरली डिक्रीज हो रही है। जनरली ये जो आती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आती है। क्या आती है, फर्स्ट ऑर्डर, ज़्यादातर रिएक्शंस। क्लियर है। और ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो इस प्रकार से इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आप B की बोल दो, यहाँ पे C की बोल दो। क्यों, क्योंकि K1 ज़्यादा है। और इस केस में आप क्या बोलोगे, C की यहाँ बोलोगे, B की यहाँ बोलोगे। क्यों, क्योंकि K2 की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, अब आप आराम से समझना, इजी गोइंग में अपन समझेंगे इसको। बहुत सारी रिएक्शन है जो पैरेलल रिएक्शन का एग्जांपल है, मेजर माइनर जहाँ पे आएगा वो पैरेलल रिएक्शन है। और पैरेलल रिएक्शन की काइनेटिक्स जो है ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है केवल पैरेलल रिएक्शन की, और किसी एग्जाम पर फिर भी फोकस कम रहता है। अब देखिए इधर, मान लीजिए कि अपने पास एक पैरेलल रिएक्शन है, उसमें एक तो बन रहा है B और एक बन रहा है A या C। तो ये K1 आ गया और ये क्या आ गया आपका, K2 आ गया। अब समझना, T इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियली 0 सेकेंड पर हमने A की कंसंट्रेशन ली A। ठीक है, तो B की कंसंट्रेशन और C की कंसंट्रेशन वो दोनों की दोनों 0 है। आप यूँ समझना, B की कंसंट्रेशन और C की कंसंट्रेशन वो दोनों की दोनों क्या है, 0 है। लेकिन T इज इक्वल टू T सेकेंड पर दोनों इक्वल तो बन नहीं सकते। मान लीजिए कि ये बना Y और ये बना Z। ठीक है कि नहीं है, तो Y क्या हो गया, Y इज द अमाउंट फॉर्म्ड इन टाइम T। ठीक है, और Z क्या हो गया, Z इज अमाउंट फॉर्म्ड इन टाइम T। ठीक है, तो किसका अमाउंट, C का अमाउंट, ये B का अमाउंट। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका अपन बता नहीं सकते, इसका बोल नहीं सकते कि भाई कितना है, तो ये A माइनस एक्स ही होगा। क्लियर है, क्या होगा आपका, A माइनस एक्स ही होगा। तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B देंगे। अब क्या देखना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B कैसे दिया जाएगा, देखना आराम से। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B जो है वो दिया जाएगा dB अपॉन dt। वो दिया जाएगा K1 A की कंसंट्रेशन, और K1 A की कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स। कोई डाउट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। नेक्स्ट जो है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या दिया जाएगा आपका, C। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C भी ऐसे दिया जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C भी इसी प्रकार से दिया जाएगा, dC अपॉन dt। ठीक है, ये भी आपका K2A आएगा, वहाँ पे भी A था लेकिन K1 था, और यहाँ पे है K2। ठीक है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका K2A माइनस एक्स। अब जो बात करेंगे अपन वो करेंगे द नेट रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ A। ठीक है, या अपन ये भी बोल सकते हैं ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। न तो आप B से दे सकते, न आप C से दे सकते, आपको A की ही रेट देखनी पड़ेगी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक चीज ध्यान रखना, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ A किसके बराबर होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। ठीक है, इन दोनों के बराबर होगा। तो अपन क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे अपन माइनस dx अपॉन dt। ठीक है, इज इक्वल टू dy अपॉन dt। ठीक है, प्लस dz अपॉन dt। ये माइनस कैसे आया,
मैं यहाँ पे एक्चुअल में जो करने वाला था वो a माइनस एक्स करने वाला था। क्या करने वाला था? a माइनस एक्स। ये गलत लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे लूँगा माइनस डी ए माइनस एक्स, ठीक है। तो वो डी ए अपॉन डी टी तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वाई टी प्लस डी जेड अपॉन डी टी। ये एक्स नहीं है, ये टी है। क्लियर है भाई? इसको कैसे सोल्व किया? इसको सोल्व कर लेना, डिफ्रेंसिएशन को, इजी है, ये आना चाहिए। अब यहाँ पे अपन ये दोनों निकाल चुके हैं, डी एक्स अपॉन डी टी अपन पहले निकाल चुके हैं। पहले क्या निकाला है आपने? आपने क्या निकाला है बताना, देखिए। आपने निकाला ये के वन ए माइनस एक्स, ठीक है, प्लस के टू आपका क्या आएगा? के टू ए माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए ए माइनस एक्स को, तो यहाँ पे के वन प्लस के टू ए माइनस एक्स आएगा। क्लियर है? बाकी का सिंपल है एकदम। नेक्स्ट देखिए, ये इक्वेशन मान लीजिए आपके 2 है, तो आप क्या करोगे? ए माइनस एक्स को इधर ले जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे ले जाओगे आप के वन प्लस के टू, इसको के ऑब्जर्व बोल दो, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर जैसी आ गई, देखो सेम, ठीक है कि नहीं? अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो डेफिनेट रूप से क्या आएगा? ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थोड़ी है, कुछ करेंगे या चलने दे ऐसे ही? इसको करें, पूरे को सोल्व कर लेना। फर्स्ट ऑर्डर की आ गई ना, सेम फर्स्ट ऑर्डर की निकाली थी अपन ने, माइनस एल एन ए माइनस एक्स, तो इसका सोल्यूशन आएगा। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तब, इंटीग्रेशन करेंगे तब। देखो इसको साफ कर देता हूँ मैं पहले, और इंटीग्रेशन ही करता हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन अपन कर देते हैं डी एक्स अपॉन डी टी ए माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका के वन प्लस के टू, तो बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन डी टी। आप चाहो तो यहाँ पे ए मानकर ए जीरो ए टी के बीच में कर दो, आपकी इच्छा की बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा? डी माइनस ए माइनस एक्स, ये आ गया, ये के वन प्लस के टू, और ये टी आ जाएगा प्लस आपका सी की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस एल एन ए आएगा, और यहाँ पे अपन को रखना है ए माइनस एक्स, आ गया आपका के वन प्लस के टू, ठीक है, टी और माइनस एल एन ए। अब इसको उठा के उधर भेज दोगे आप, क्या आएगा आपका? ये आएगा के वन प्लस के टू टी एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। तो ये के वन प्लस के टू टी हो गया। क्लियर है? आप चाहो तो इसको लॉग की फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, विल हेल्विक इक्वेशन की फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो जो लिखो। चलो मैं लिख देता हूँ इसको। तो के वन प्लस के टू इज इक्वल टू वन अपॉन टी एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। के वन प्लस के टू 2.303 की फॉर्मेट में लिख लो, लॉग आ जाएगा लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब आपको पता है कि ये तो अपन ए जीरो मानते हैं और ये ए टी मानते हैं, तो इसको उस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। कौन सी फॉर्मेट आ जाएगी? 2.303 टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। ये क्या आ गया आपका? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए वो का वो आ गया है। बस ये ध्यान रखना कि के वन के टू आपका क्या आएगा? सम आएगा। लेकिन जो क्वेश्चंस आता है वो इस टाइप से नहीं आता, ठीक है कि नहीं है? अगर के वन के टू दो रेट दे रखी है आपको किसी भी पैरेलल रिएक्शन के लिए, और कोई कंसंट्रेशन या टाइम पूछे, तो यही फॉर्मूला काम में लेना है। फिर भी अपन को पता है कि जो विल हेल्विक इक्वेशन है वो 80 इज इक्वल टू ए जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस के टी थी। तो इसी प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं 80 इज इक्वल टू ए जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस के वन प्लस के टू और टी। क्लियर है? ये लिख लेंगे अपन इसकी इक्वेशन, इसी से लिखेंगे। लेकिन हमें पता है कि क्वेश्चन जो है इसका नहीं आएगा, क्वेश्चन अलग आएगा। तो अपन को पता है डी बी अपॉन डी टी जो है वो के वन ए टी है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, ए टी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो अब ये अपने पास आ जाएगा के वन ए नोट एक्सपोनेंशियल माइनस के वन प्लस के टू टी। क्लियर है? और किसी भी टाइम पर इस इक्वेशन को आगे ले जाएंगे, वही डिफ्रेंशिएशन वगैरह करेंगे, तो अपने पास बी टी आ जाएगी, वो आएगी के वन, यहाँ पे आएगा आपका ए नोट अपॉन के वन प्लस के टू
1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस K1 प्लस K2 t। क्लियर है? ये बी टी की। इसी प्रकार से आप सी टी की भी निकाल सकते हो, मतलब सी की कंसंट्रेशन टी टाइम पर। तो ये सेम आएगा, ऊपर K1 था, अब की बार K2 आ जाएगा, ए नोट रहेगा, नीचे K1 प्लस K2 ही रहेगा। क्लियर है? अंदर का जो है इक्वेशन वो सेम ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस K1 प्लस K2 t। कोई दिक्कत? ये इक्वेशन है बेसिकली जो काम में आती है। अब इन इक्वेशंस में अपन क्या करेंगे, बी टी और सी टी का रेशियो लेंगे, बी टी और सी टी का क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। तो रेशियो जो है वो K1 और K2 आएगा, बाकी की सारी चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, केवल यही बचेगी। ठीक है कि नहीं है? ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और टी हाफ जो है वो 2 का ऊपर आएगा, टी हाफ 1 का नीचे आएगा। ये इक्वेशन ही है जो अपने काम में आएगी। क्लियर है? और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो परसेंटेज ऑफ बी। ठीक है? तो कैसे निकालोगे आप, बी प्लस सी इंटू 100। तो बी क्या है आपका, K1 है, K1 प्लस K2 आ जाएगा, बाकी की चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। और परसेंटेज ऑफ सी निकालना है, तो सी बी प्लस सी इंटू 100। तो ये आ जाएगा K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। क्लियर है? अब देखो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो चेक कर लेते हैं अपन। देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखी है एक पैरेलल रिएक्शन। लैंग्वेज मैंने नहीं लिखी है, केवल लैंग्वेज का सार लिखा है। आपको बोल रहा है कि वो ए जो है वो बी और सी में डिकम्पोज हो रहा है, K1 K2 रेट कॉन्स्टेंट है, K1 K2 की वैल्यू दे दी है। आपको पता लग रहा है सेकंड इनवर्स, यानी कि दोनों के रेस्पेक्ट में क्या दे दी है, फर्स्ट ऑर्डर दे दी है। अब आपको परसेंटेज ऑफ कैलकुलेट करवा रहा है, परसेंटेज ऑफ बी। तो परसेंटेज ऑफ बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आप K1 प्लस K2 ऐसे तो आएगा, और से देखो आराम से। तो करना क्या है, 1.26 इंटू 10⁻⁻4, और ये आ जाएगा 1.26 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, प्लस 3.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 100। इसको जब कैलकुलेट करेंगे लगभग 77% के आसपास आएगा। ठीक है? तो परसेंटेज ऑफ बी आ गया, और परसेंटेज ऑफ सी क्या हो जाएगा फिर, परसेंटेज ऑफ सी विल बी 23%। क्लियर है? इसको कैलकुलेट कर लेना न्यूमेरिकल को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं बिना कैलकुलेट नहीं होते, इसलिए गेट वगैरह में पूछे जाते हैं, गेट जेम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बाकी और कहीं नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है? आईआईटी एडवांस में भी आ सकते हैं, आईआईटी एडवांस वाले भी ध्यान से देखें इसको। ठीक है? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है बेटा, ए डिकम्पोज हो रहा है बी और सी में, और बी की कितनी फ्रैक्शंस बन रहे हैं वो दे रखा है। और इसने ये बोल दिया कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ए ये वाली दे दी है आपको, वो कितनी दे दी है आपको, 1.52 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। एक्चुअल में ये जो है रेट कांस्टेंट दे दिया आपको, क्या दे दिया बेटा, रेट कांस्टेंट दे दिया। तो कभी भी जो है किसी दूसरे की रेट कांस्टेंट आपको निकालना है तो फ्रैक्शन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो K1 जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई के 1.2 10⁻⁻4 इंटू 11, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपका क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, डायरेक्ट आपका K1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको आप चेक कीजिए, फ्रैक्शनल में कीजिए, इसको क्या कीजिए, परसेंटेज वाइज ऐसे निकालोगे ना आप, परसेंटेज हटा के, तो इसको कैलकुलेट कीजिए। इसको भी ऐसे ही करोगे, 1.52 इंटू 10⁻⁻4, फ्रैक्शनल यूज में लीजिए 88.8, परसेंटेज मत लीजिए यूज में आप। ठीक है? जो भी आंसर आएगा वो K1 K2 की वैल्यू पे आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल जो है वो भी इजी था। ठीक है? ये गेट में पूछा हुआ न्यूमेरिकल है, तो ये जो गेट में पूछा हुआ न्यूमेरिकल ये कौन सी इक्वेशन से सोल्व होएगा, मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि P और Q, P जो है Q और R में डिकम्पोज हो रहा है, K1 K2 दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ P क्या दे रखी है आपको। ठीक है? तो इसका मतलब A नोट दे दिया आपको, क्या दे दी, A नोट। और ये पूछ रहा है T टाइम पर आपकी R की कंसंट्रेशन, तो ये तो सी टी की कंसंट्रेशन होगी ना एक तरीके से, जो अपन ने लिखा था। तो एक तरीके से सी टी की कंसंट्रेशन क्या आएगी यहाँ पे, K2। ठीक है? सी टी कंसंट्रेशन K2, A नोट डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, जिसकी कंसंट्रेशन ले रहे हो उसकी ऊपर रख दो, जिसकी कंसंट्रेशन निकाल रहा हो उसका रेट कांस्टेंट ऊपर रख दो आप। और यहाँ पे आएगा था 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस K1 प्लस K2 अपॉन ही मल्टीप्लाई टी। क्लियर है? ये आया था। अब ये बिना कैलकुलेटर कैसे होएगा, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर लेना। जो भी आंसर हो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना। आपको वैल्यू तो पुट करनी है, देखो A नोट की वैल्यू दे रखी है आपको, K1 K2 की वैल्यू दे दी यहाँ पे,
टी की वैल्यू दे रखी है 10 मिनट, सारा मिनट में चलने देना, ये मिनट इनवर्स में घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है कि नहीं है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखो ये तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ये तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है। अगर किसी को इसकी बेस इक्वेशन पता है तो इसको जरूर सोल्व कर लेंगे। याद करो अपन ने क्या किया था, बी टी अपॉन सी टी इजक्वल टू क्या दिया था, K1 अपॉन K2, यही तो दिया था। तो यहाँ पे ये क्या है, y अपॉन जेड है, बी टी और सी टी, और ये दे रखा है 1/4, और K2 की वैल्यू आपकी दे रखी है 4। तो देखो 4 यहाँ पे अपन लाएंगे, सॉरी K1 की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है, K1 की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻, और K2 की वैल्यू अपन को निकालनी है, ये 1/4 है। तो K2 की वैल्यू इधर ले जाओ, ये आ जाएगा आपका K2 इजक्वल टू 4 × 10⁻⁻4, वही सेकंड इनवर्स में आएगा। ठीक है, इजी था न्यूमेरिकल, एकदम आसान। ये गेट में आया हुआ है क्वेश्चन, ये भी गेट का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो ये क्या पूछ रहा है, एटी की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, आपको क्या पूछ रहा है, dB अपॉन dt पूछ रहा है, यानी कि तो dB अपॉन dt यहाँ पे 2 दे रखा है, तो ये हो गया 1/dB अपॉन dt। वो क्या होएगा पता है, बताने की जरूरत नहीं है, K80, यही तो होता है K80। अब आपको K1 यूज में लेना है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आप B की निकाल रहे हो। तो यहाँ पे आ गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आ गया, 2K180, ठीक है। तो 2 इंटू K1 की वैल्यू 2 है, 10⁻³ है, और इसकी वैल्यू भी 80 की वैल्यू भी 2 है, तो ये आ जाएगा 8 × 10⁻³ क्लियर है। क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। इस प्रकार से न्यूमेरिकल अपन सोल्व करते हैं, बिल्कुल इजी थे। अब देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो देखेंगे अपन, अपोज रिएक्शन, ठीक है। अपोज रिएक्शन अपन देखेंगे, न्यूमेरिकल इतने ही थे इसके ऊपर। एक न्यूमेरिकल जो है इसको आपको सोल्व करना है, इक्वेशन मैंने बता दी। तो कुल मिला के बात ये है कि अपन को केवल यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए कि जो ए है आपका x वो y और z के बराबर है, एक तो ये चीज पता होनी चाहिए, और एक y और z का जो रेशियो है वो K1 और K2 है, क्लियर है। इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जो है आप y की कंसंट्रेशन और z की कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, अगर y का K1 कांस्टेंट है तो K1 आप लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे A0 लिखोगे। इक्वेशन पता ही है वो वाली, K1 + K2, ठीक है, 1 - एक्सपोनेंशियल K1 + K2t। इसी प्रकार से अपन यहाँ से लिख सकते हैं K2 A0, वही चीज K1 + K2, ठीक है, 1 - एक्सपोनेंशियल -K1 + K2t। बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस टाइप की केवल इक्वेशंस पूछी जाएंगी। गेट वगैरह जो हायर एग्जाम होते हैं जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ है, उसी का न्यूमेरिकल आएगा। एक परसेंटेज ऑफ बी एंड परसेंटेज ऑफ सी आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बताया हुआ है क्या है, परसेंटेज ऑफ एक्स और वाई भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे वाई लिख लो, यहाँ पे जेड लिख लो आप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वाई + z × 100, या आप रेट कॉन्स्टेंट से भी दे सकते हो, K1 + K2 × 100। ये कुछ इक्वेशंस है जो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। देखो अब कितना इजी हो गया, अब आपको याद हो गई है। पहले पैरेलल रिएक्शन एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, अब पैरेलल रिएक्शन बहुत इजी हो गई है आपके लिए। इन इक्वेशंस से न्यूमेरिकल हो जाते हैं सारे के सारे, क्लियर है। चलो अपोज रिएक्शन देखते हैं। देखो अपन बात कर रहे हैं अपोज या रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो इसको ढंग से समझना और बिल्कुल पेशेंसली समझना। ये रिवर्सिबल रिएक्शन वो ही रिएक्शन है जो अपन इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आपका कोई रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, वो प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो इसके भी अलग अलग टाइप हैं। जैसे अपन बोलेंगे ये कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर अपोज रिएक्शन है ना, ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट ऑर्डर अपोज रिएक्शन है। बोथ साइड से ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है कि नहीं। तो अपन इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर है जो फर्स्ट ऑर्डर द्वारा ही अपोज हो रही है। जैसे ये है ए और यहाँ पे लिख दूँ 2b या b + c लिख दूँ, आपकी इच्छा की बात है, ठीक है। मैं b + c ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर है, देखो फॉरवर्ड फर्स्ट ऑर्डर है, और अपोज जो हो रही है वो बाई सेकंड ऑर्डर है, ठीक है।
और ये देखिए ए प्लस बी और सी लिखूंगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाई फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है। और इसको क्या बोलेंगे ये आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना मेरे को ज़रूर कि इसको क्या बोलेंगे अपन। ठीक है, चलो बोलिए आप, देखिए क्या है ये। ये है सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाई सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है वो इस टाइप की रिएक्शंस आती हैं, इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसी को अपन कंसिडर करेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसको कैसे कंसिडर करते हैं अपन। चलिए इसके ऊपर चलते हैं अपन। तो मान लीजिए ये एक रिएक्शन है ए से बी। क्लियर है। ये आपका पता है ये KF या K1 और ये K2 बोल दूँ। ठीक है, तो आपका T = 0 पर ये A था, ये 0 था, ये x बना और ये -x हो गया। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे अपन क्या है, दो रेट देंगे। एक तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, क्या देंगे अपन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो RF दे दूँ मैं, क्या दे दूँ, RF = क्या आएगा, K1 A - x, क्योंकि A के कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा। और बैकवर्ड की क्या दूंगा, K2, यहाँ पे आएगा आपका x। क्लियर है। टी टाइम पर कंसंट्रेशन अपन को चेक करनी है। अब मेरे को क्या देना है, वो देना है dx/dt। तो समझना है इसको कि ये अपोज रिएक्शन कैसे है। ये कंप्लीटली अपोज नहीं होती। इसमें क्या होता है बेटा, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर ए से बी जा रहा है। ठीक है, ए से बी जा रहा है, लेकिन उसको अचानक याद आ गया कि यार अपने घर पे तो क्या है, कोई चीज़ रही है वो लेके आनी है। ठीक है कि इतनी देर में यहाँ से कोई चलता हुआ इधर आ रहा है और बी को पता लगा कि 3 किलोमीटर आने पर उसको पता लग गया कि भाई वो यहाँ पे आ रहा है और वो यहाँ पे मेरे को चीज़ मिल जाएगी। लेकिन आप ये देखो अभी भी वो 2 किलोमीटर घर से दूर है। ठीक है नहीं है। तो डेफिनेट रूप से क्या होगा, दोनों की रेट में डिफरेंस होगा। किसकी रेट ज़्यादा होगी, फॉरवर्ड की ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, बैकवर्ड की ज़्यादा होगी, बैकवर्ड की कम होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, जब dx/dt अपन को निकालना है, प्रोडक्ट कितना अमाउंट में बना है, किस रेट से बन रहा है, तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का डिफरेंस आएगा। क्लियर है। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। इधर चलेंगे अपन, इसको लेके चलेंगे इधर, देखिए कैसे। तो ये आ गया अपना dx/dt = K1 A - x - K2 x। क्लियर है। अब एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा आपका, इक्विलिब्रियम पे dx/dt वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, आपकी कांस्टेंट हो जाती है। और कांस्टेंट का इंटीग्रल डिफरेंशिएशन जब करेंगे वो 0 आएगा। तो x = क्या हो गया आपका, x ही हो गया। तो 0 = क्या आ जाएगा, K1 A - x - K2 x। क्लियर है, बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पे अपन K2 की कंसंट्रेशन को निकाल लेते हैं, K2 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। वो आ जाएगा K1 A - x। क्लियर है। तो K2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, वो आ गई K1 A - x डिवाइडेड बाई x। और ये जो K2 की वैल्यू है वो अपन यहाँ रखेंगे, डायरेक्ट क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। और इसको यहाँ पे रखने के बाद अपने पास क्या बनता है वो देखना आप, dx/dt वो आएगा K A - x। ये तो एज इट इज था, कोई छेड़ा-छड़ी नहीं। और यहाँ पे आएगा K1 A - x। ठीक है, अपॉन x। और ये जो x था वो पहले से ही था। क्लियर है। अब इसको पूरे को सोल्व करोगे आप, LS ले लोगे तो बहुत सारी चीजें जो कैंसिल आउट हो जाएगी। अपने पास केवल और केवल ये बचेगी। आप करके देख लेना, नहीं समझ में आए तो बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर। मैं अगले वीडियो में इसको पूरा सोल्व करके लिख दूंगा। वैसे ईजी है, आराम से हो जाना चाहिए सोल्व, आपके पास ये आ जाना चाहिए सोल्व होने के बाद। क्लियर है। तो इसको अपन इक्वेशन दे देते हैं, ये काम की इक्वेशन है, यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो x/x है ये तो इधर आने दो। ठीक है, आने दो, dx/ यहाँ पे हो गया xe - x। क्लियर है। और यहाँ पे आ गया K1 A/xe डॉट dt। तो इसको एक नया कांस्टेंट दे देते हैं अपन, क्या दे देते हैं, dx/, देखो आराम से समझना, एक नया कांस्टेंट दे देते हैं K' या K1' dt दे दिया। K1' का ध्यान रखना क्या है, K1' = है K1 A/xe। अभी ये अपने दोबारा काम में आएगा आगे, ये इक्वेशन आ गई। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की जैसी तो है, जैसे ये थी dx A - x
के डी टी। ये ऐसी तो इक्वेशन थी आपकी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे आएगा डी एक्स अपॉन एक्स ई माइनस एक्स। क्लियर है। और ये आ गया के डैश और इसका कर देंगे अपन इंटीग्रेशन डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन जो है माइनस एल एन एक्स ई, क्या भाई, एक्स ई माइनस एक्स। क्लियर है। के वन डैश और ये टी और प्लस सी। अब सी की वैल्यू आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ये आएगी। ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अपन एक्स ई माइनस एक्स के वन डैश टी और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एल एन एक्स ई। इसको उठा के उधर ले जाओ आप बराबर की। तो ये आ जाएगा आपका के वन डैश टी इजक्वल टू ये आ जाएगा एल एन एक्स ई माइनस एल एन एक्स ई माइनस एक्स। क्लियर है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स ई अपॉन एक्स ई माइनस एक्स। क्लियर है। बिल्कुल ईजी है। अब अपन अपना टाइम आ गया कि के डैश की वैल्यू अपन लिख दें। तो के डैश की वैल्यू थी अपने पास के वन ए एक्स ई, ये आ गया आपका टी। ठीक है कि नहीं है। और इधर आ गया एल एन एक्स ई अपॉन एक्स ई माइनस एक्स। कोई डाउट। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पे आप के वन टी को रख लीजिए, बाकी की इधर ट्रांसफर कर दीजिए एक्स ई ए एल एन एक्स ई अपॉन एक्स ई माइनस एक्स। अब इसको लॉग के फॉर्मेट में लिख लीजिए आप। किसके फॉर्मेट में लिख लीजिए 2.303 अपॉन टी। यहाँ पे आ जाएगा एक्स ई अपॉन ए एल एन लॉग एक्स ई अपॉन एक्स ई माइनस एक्स। देखो इससे आपके न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन और टी टाइम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। इसी प्रकार जो है आप K2 की वैल्यू निकाल लोगे। K2 की वैल्यू आएगी 2.303 अपॉन टी एक्स ई, यहाँ पे आएगा आपका A माइनस एक्स ई डिवाइडेड बाई A लॉग, इधर वाली टर्म जो है वो एज इट इज रहेगी एक्स ई माइनस एक्स। क्लियर है। कोई दिक्कत। बिल्कुल सिंपल है। और जब K1 K2 को अपन ऐड कर देंगे तो अपने पास बचेगा क्या, वही आएगा जो अपन को पहले आया था 2.303 अपॉन टी, जो पैरेलल रिएक्शन में आया था। लोग वहाँ पे ए एक्स ए टी अपॉन ए नोट अपॉन ए टी था, या ए अपॉन ए माइनस एक्स था। यहाँ पे एक्स ई अपॉन एक्स ई माइनस एक्स आएगा। क्लियर है बेटा। तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं किसी भी अपोज रिएक्शन के लिए। क्लियर है। अब जो सेकंड टाइप की है ये वाली, मैं इसकी डायरेक्ट लिखूंगा, कोई मतलब वाली बात नहीं है। आपको केवल K1 और K2 की वैल्यू का पता होना चाहिए। K2 क्या आएगा K1 A माइनस एक्स ई और एक्स ई का स्क्वायर, और K1 की वैल्यू आएगी वो आएगी, हाँ जी, 2.303 टी एक्स ई 2A माइनस एक्स ई लॉग ए एक्स ई प्लस एक्स ए माइनस एक्स ई डिवाइडेड बाई ए एक्स ई माइनस एक्स। इक्वेशंस याद रखना, बाकी का लेना देना कुछ भी नहीं है इन रिएक्शंस में। ठीक है। ए प्लस बी, ये तीसरे टाइप की आ गई K1 और K2। ठीक है। सी, तो सेकेंड ऑर्डर अपोज्ड बाई फर्स्ट ऑर्डर। K2 की वैल्यू निकालेंगे अपन K1 ए माइनस एक्स ई बी माइनस एक्स ई डिवाइडेड बाई एक्स ई। ठीक है कि नहीं है। अगर A इजक्वल टू बी बराबर है दोनों आपका, तो आपका K1 की वैल्यू कैसे निकलेगी 2.303 अपॉन टी एक्स ई अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स ई स्क्वायर लॉग एक्स ई ए स्क्वायर। जैसे मेरे को याद है वैसे ही आपको याद होनी चाहिए, पहले कह रहा हूँ ये इक्वेशंस। ठीक है। तो ये कौन सी आ गई आपकी सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाई फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट देखिए, लास्ट एंड फाइनल है आपकी, वो कौन सी है, ये वाली A प्लस बी सी प्लस डी। इक्वेशंस याद रखेंगे। K2 की वैल्यू क्या आएगी K1 A माइनस एक्स ई बी माइनस एक्स ई। यहाँ पे अपन A बराबर B वाला कंसेप्ट यूज में लेंगे। ठीक है कि नहीं। ये आ जाएगा एक्स ई स्क्वायर, नीचे आएगा K1 की वैल्यू आपकी 2.303 अपॉन टी डॉट एक्स ई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2A A माइनस एक्स ई
और फिर log वाली टर्म में a माइनस 2xe प्लस axe और ये आ गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी अपोज रिएक्शन की क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो चलती है अपनी जो थर्ड है वो है काइनेटिक्स ऑफ कॉन्जुगेटिव रिएक्शन। ठीक है, सिक्वेंशियल रिएक्शन, उसकी अपन देखते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए हम काइनेटिक्स जो है अब पढ़ेंगे कॉन्जुगेटिव रिएक्शन या सिक्वेंशियल रिएक्शन की। तो सिंपल वे में आपको समझा दूं मैं कि कॉन्जुगेटिव या सिक्वेंशियल रिएक्शन क्या होती है कि ए से बी बन रहा है और बी से सी बनेगा, यानी कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है और प्रोडक्ट जो है वो फर्दर प्रोडक्ट बनाएगा, वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, सिक्वेंशियल रिएक्शन कहलाएगी। यहाँ पे तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी वो आपको पता है इससे दिया जाएगा, दे दिया। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी वो किससे दिया जाएगा आपको, वो इस K2 और B से दिया जाएगा। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C भी K2 और B से दिया जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ B और C क्या है आपका, इक्वल होगा, केवल साइन का फर्क होएगा, डिकम्पोजिशन में माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ ए भी लिख सकते हैं अपन इसको, डिकम्पोजिशन ऑफ ए है वो K1A होगा। क्लियर है। अब इसकी जो ग्राफ है वो अपन समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपका यहाँ पे रेट कांस्टेंट K1 और K2 है। ठीक है, नहीं, ए से बी बनने की आपकी K1 है, बी से सी बनने की K2 है। तो अगर K1 ज़्यादा है इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो बी है उसका अमाउंट आपका बन रहा है, मान लीजिए 100 है, 100 में से 80 बन गया और आगे जो है 20 बना है। ठीक है, नहीं है तो 80 से 100 से 80 में कन्वर्जन और 80 से 20 में कन्वर्जन। इसका मतलब K1 की वैल्यू क्या है आपकी ज़्यादा है। उस टाइम पे क्या है, नॉर्मल आएगा आपका। ए जो है रिएक्टेंट वो ऐसे की ऐसे डिक्रीज होएगा, ये कंसंट्रेशन है ए की, ये डिक्रीज हो रही है। क्लियर है, क्या हो रही है आपकी, ये डिक्रीज हो रही है, देखिए रेगुलर। और ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है आपकी, बी की है वो इंक्रीज होएगी और ये कहलाएगा बी मैक्स, क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, और इस बी मैक्स पर जो आपका होगा वो टी मैक्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जहाँ पे बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है वो टी मैक्स कहलाएगा। बी के बनने के बाद आपका सी इंक्रीमेंट स्टार्ट होगा और जब सी इंक्रीमेंट चरम पे होगा तब बी जो है वो बहुत कम होगा क्योंकि बी का कन्वर्जन सी में हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपको K2 की वैल्यू ज़्यादा मिले, K2 की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया आपका कि ए जो है बी में बन रहा है लेकिन बी से सी की खपत क्या है, ज़्यादा है। कुल मिला के बाद ये है कि भाई सप्लाई तो हो रही है कम, सप्लाई है कम, ए से बी कम और डिमांड है ज़्यादा। ठीक है, यानी बी से सी जो है वो ज़्यादा है। तो उस केस में क्या होगा, सी रैपिडली इंक्रीज होएगा। ठीक है, लेकिन बी का इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि बी जैसे इंक्रीमेंट होगा वैसे ही सी का इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो बी ऐसे इंक्रीज होएगा आपका। ए जो है एज यूजुअल, अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा है, 50 गुना 100 गुना ज़्यादा है K2, ठीक है, नहीं, K2 इक्वल टू 50 टाइम ऑफ K1, नहीं क्या करेंगे अपन इसको ऐसे करेंगे, इसको K1 जो है वो 50 टाइम ऑफ K2 है। क्लियर है, क्लियर है। तो उस केस में ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब काइनेटिक्स की बात करते हैं। तो ये अपने पास है, तो हम बोलेंगे T इक्वल टू 0 पर A नोट, बी की कंसंट्रेशन 0, T इक्वल टू T पर ये BT और ये CT। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की कंसंट्रेशन आपकी 0 थी। तो अपन ने क्या किया, जस्ट फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स होती है वैसे ही फॉलो करेंगे। तो ये देखो आप माइनस dA/dt माइनस K1 ए की कंसंट्रेशन, ए को अपन उठा के इधर ले आएंगे, टी को इधर ले आएंगे, ये DRE बन गई आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। फिर इसका क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने पर ये आएगा अपना। ठीक है, लिमिट के इसका इंटीग्रेशन आपको बताइए 1/x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x। तो उसी प्रकार से अपन ने इसको सोल्व कर दिया, लिमिट लगा दी, लिमिट लगा के अपन ने ये इक्वेशन निकाल ली। इस इक्वेशन को विल-हेल्यू की इक्वेशन कहते हैं। ये टी की कंसंट्रेशन, टी टाइम पर ए की कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है अपन को, अब हमें क्या करनी है, बी की फॉर्मेशन निकालनी है। तो बी की फॉर्मेशन कैसे निकलेगी, ठीक है, नहीं है, बी की फॉर्मेशन कैसे निकलेगी, इसको ऐसे समझना कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर इधर जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसे कुछ याद आया वो 3 किलोमीटर इधर जाता है और वो चीज़ 3 किलोमीटर मिल जाएगी, लेकिन आपको पता है ये डिफरेंस जो है वो अभी 2 किलोमीटर का रह गया, आपने जहाँ से स्टार्ट किया था 2 किलोमीटर का रह गया। तो हमें ये कैसे निकालेगा, 5 - 3 तो आएगा आपका, ठीक है, नहीं है। तो ये डिफरेंस अपन कैसे निकालेंगे, K1 - K2 से। ठीक है, और इस K2 को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, और हम K1 की वैल्यू, इसकी ए नोट की वैल्यू जानते हैं, वो रख दी है यहाँ पे। अब इसका क्या करेंगे अपन, आगे जाके इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे, लेकिन हमें पता है कि ये कंसंट्रेशन जो ए नोट थी वो 3 भागों में डिवाइड हुई,
ठीक है। तो हम अब बी की कंसंट्रेशन को जस्टिफाई करेंगे, तो बी की कंसंट्रेशन उसी प्रकार से दी जाएगी जैसी पैरेलल रिएक्शन में दी गई थी, लेकिन यहाँ पे K2 माइनस K1 आएगा। हालांकि मैंने इसको सोल्व नहीं किया है, इसका डायरेक्ट बता दिया है वर्जन। आप भी डायरेक्ट याद करो, सोल्व करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोल्व नहीं करनी है फालतू में, क्योंकि ये इक्वेशन ही एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी की कंसंट्रेशन निकालनी है, बी की अपन ने निकाल ली, सी की निकालनी है। अब इसका ध्यान रखना, बी की आगे बी मैक्स निकालेंगे अपन, इस इक्वेशन को याद रखना। ठीक है, तो ये कैसे आएगी, सी की सी टी की कंसंट्रेशन, इन दोनों को अपन इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो बी की वैल्यू अपन यहाँ से रखेंगे, देखो क्लियर है, और ए की वैल्यू अपन यहाँ से रखेंगे, क्लियर है। तो सी की वैल्यू ये आएगी, फिर इसको रीअरेंज कर लेंगे। यहाँ पे एल एस लिया है इसका और इसका, केवल ए नोट बाहर निकाल लिया था पहले अपन ने, इसको लेकर और जो कटने वाली चीज़ें वो काट कूट के अपने पास ये इक्वेशन आएगी सी की फाइनली, ये वाली, क्लियर है। और इस इक्वेशंस के ऊपर अपन क्या करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे अलग अलग। पहले ये कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये जो टर्म होती है K2 वाली, जब K2 ज़्यादा होता है तो वो टर्म क्या होती है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। जब इक्वेशन इसको अपन अरेंज करेंगे, इसको जीरो रखेंगे और इसको अपन क्या करेंगे, K2 के बराबर लेंगे, क्योंकि नेग्लिजिबल है K1 की वैल्यू, ठीक है कि नहीं है। तो अपने पास ये इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन में क्या करेंगे अपन, K2 से K2 कैंसिल हो जाएगा, ए नोट आपका ये आ ही जाएगा, ए नोट माइनस ए नोट एक्सपोनेंशियल माइनस K1t, क्लियर है। उसके बाद ए नोट अपन कॉमन निकालेंगे, इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो वैसे की वैसे ही आपका डायग्राम आ रहा है। ये मैंने शुरुआत में बता दिए थे आपको डायग्राम। नेक्स्ट है, जो अगर K1 की कंसंट्रेशन अपन ज़्यादा करेंगे तो वो K1 वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। नीचे बचेगा वो K2 नेग्लिजिबल मानेंगे, माइनस K1, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस हो गया। बाकी का जो है सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका ग्राफ ऐसे आएगा। अगर इक्वल होता है तो इक्वलिटी में जस्ट वैसा ही ग्राफ आएगा जैसे आ रहा है, ठीक है कि नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, बी की इंक्रीज हो रही है, सी की भी उसी प्रकार से आपकी इंक्रीज होएगी। तो ग्राफ जो है इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना कि हमें टी मैक्स निकालना है वो टाइम जहाँ पे बी मैक्सिमम हो। तो इसकी इक्वेशन देख लेना आराम से कैसे निकल रहा है, ये क्लियर है, ये देख लेना आप, मैंने लिख दी है। और ऐसे ही बी मैक्स आप निकाल सकते हो, बी मैक्स कैसे आएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि ए और बी की अलग अलग टाइम पर अलग अलग जो ये पैरेलल रिएक्शन दी है क्या आपको, कौन सी रिएक्शन है, पैरेलल रिएक्शन। उसमें कई बार क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी दे देता है दोनों रिएक्शन की और एवरेज एक्टिवेशन एनर्जी पूछता है। तो उस टाइम पे करना कुछ भी नहीं है, आपको एवरेज एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालनी है, K1 को E1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, K2 को E2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का जोड़ दीजिए और K1 K2 का डिवाइड कर दीजिए, इससे ई एवरेज आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब जो है सुबह मिलेंगे 6:30 बजे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट है, ठीक है कि नहीं। आपकी नेट की एग्जाम 21 जून को ही होगी। और MCPB के अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मैंने कल दिए थे, क्लियर है। देखिए वो कौन कौन से क्वेश्चन थे, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है, आप देखते जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगी, ये जो होगा आपको पता है हैंड बेस्ट का जो है डैश पे जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो है ये वेज पे आएगी, इपोक्साइड, क्लियर है। कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। और यहाँ पे जो है इधर ऑक्सीजन इंसर्ट होएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट होएगा, कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। और इसमें जो है यहाँ पे आपकी इपोक्साइड बनेगी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। यहाँ पे MCPB में आपको पता है डैश पर जाएगा आपका ऑक्सीजन, यानी कि इपोक्साइड जो है वो कहाँ जाएगा, डैश पे जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे 2 कॉन्जुगेटिव SN2 रिएक्शन होगी, इसके कारण ये कहीं पे आएगा आपका, वेज पे आएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे को बता देना, अगले वीडियो में मैं समझा दूंगा। NBS है, NBS NaOH वही क्वेश्चन आ गया सेम, ठीक है। तो ये भी वेज पे ही जाएगा, OCH3, क्लियर है। इसमें क्या होगा आपका, बर्ज रिडक्शन होगा। बर्ज रिडक्शन जब होगा तो ये वाली स्पीसीज बनेगी आपकी, ये वाली स्पीसीज बनेगी CH3 OCH3। और MCPB लेंगे तो इस पर इपोक्सीडेशन होगा, MCPB लेंगे तो उस पर नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज है, ये वाली इलेक्ट्रॉनिकली रिच एल्कीन है। इसकी जो मैकेनिज्म है वो समझा रहा हूँ मैं, पहले और क्वेश्चन देख लीजिए आप। यहाँ पे MCPB बनेगा, MCPB से इपोक्साइड बनेगी, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट होगी, इस केस में यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट करवा देना। और इस केस में यहाँ पे ये कौन सा अटैक हो रहा है आपका, एंडो अटैक होएगा। कौन सा अटैक होएगा,
एंडो अटैक होएगा और एक्सो इंसर्शन होएगा। क्या होएगा बेटा? एक्सो इंसर्शन। इसका मतलब यहाँ से इंसर्ट हो जाएगी आपकी ऑक्सीजन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। एंडो अटैक होएगा, एक्सो इंसर्शन होएगा, कल बताया था ये मैंने। इसमें क्या होगा? आपका एंडो आपका हिंडर्ड कर दिया, ठीक है कि नहीं है? एंडो हिंडर्ड कर दिया तो इसका भी क्या होगा? आपका अटैक एक्सो होगा, एंडो इंसर्शन होएगा। क्या होएगा? एंडो इंसर्शन, ठीक है। अटैक कौन सा होगा आपका? अटैक जो होगा वो एक्सो होगा और एंडो इंसर्शन होगा। सेम केस है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी ये होएगा आपका, इधर से इंसर्ट होएगी। इस केस में जो है मे बी एसिड और मे बी फॉर्मेट। क्लियर है? दोनों जगह इंसर्ट करवा सकते हैं अपन, दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसमें यहाँ पे इंसर्ट होएगा, इस वाले केस में ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट होएगा, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है, इसका ध्यान रखना। यहाँ पे आपका एसिड बनेगा और यहाँ पे एस्टर बनेगा। ये 21 क्वेश्चन थे जिनके जवाब मैंने दे दिए, ठीक है। फिर भी कोई डाउट लगे तो बता देना मेरे को।